नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। और जैसा कि आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में से धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश में अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय शासन और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी किए हुए हैं। जहां हाल ही के दिनों में दंगे हुए, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई और उसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम तय किए गए हैं। देश में हाल ही के दिनों में हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव का माहौल है। मुंबई में मंच प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की, तो कर्नाटक के मंदिरों के आसपास से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने और मुस्लिमों का बहिष्कार करने जैसे मामले सामने आए हैं। इनसे दोनों धर्म के लोगों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। तनाव की स्थिति के बीच दोनों समुदाय के कई जो लोग हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। बात चाहे राजस्थान के करौली की हो, बेंगलुरु की हो या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन की हो, हर जगह स्थिति को कंट्रोल करने में प्रशासन को काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उधर रामनवमी पर जुलूस के दौरान हुई झड़प और बाद में दंगों में बदल जाने से राज्य सरकार भी अलर्ट पर है। और आज हनुमान जयंती पर हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भोपाल में भी हाई अलर्ट जारी है। यहाँ हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर खास शर्तें रखी गई हैं और इन शर्तों के मुताबिक कोई भी जो समिति प्रशासन की अनुमति के बिना जुलूस नहीं निकाल पाएगी। आपको बता दें कि इसी बीच हनुमान जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। तस्वीरों में है आपके सामने पीएम मोरबी में इस हनुमान प्रतिमा का आज अनावरण करने वाले हैं। कुछ ही देर में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस प्रतिमा का अनावरण कुछ ही देर में करेंगे। तो पूरे देश में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग अपनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इन सभी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े नेताओं ने भी देश को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि शक्ति, साहस, संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। पवन पुत्र की कृपा से हर किसी का जीवन बल, बुद्धि और विद्या से सदा परिपूर्ण रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी लोगों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बजरंग बली सभी को जीवन को ज्ञान, भक्ति, एकाग्रता से परिपूर्ण करे, सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद दे। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। श्री हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परम राम भक्त, संकट मोचन, मारुति नंदन बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वास हो। ओम हनुमंते नमः। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी लिखा, महाबली श्री हनुमान जयंती के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस खास मौके पर लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने हनुमान जयंती से जुड़ा एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने देशवासियों को हनुमान जयंती के इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए सभी को हनुमान जयंती की बधाई दी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। कुछ ही देर में अनावरण करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसी के पहले ये ट्वीट के जरिए संदेश देने की कोशिश प्रत्येक भारतीय को दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को ट्वीट करते हुए बधाई दी।
बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कश्मीर घाटी की, जहां पर बीती शाम को आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। बताते चले कि आतंकवादियों ने बारामूला जिले के गोशबुग इलाके में निर्दलीय सरपंच मंजूर अहमद पर गोलियां चलाई थी, जिससे सरपंच गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसके बाद सरपंच को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सरपंच ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतक सरपंच मंजूर अहमद बीजेपी समर्थक थे, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस और अन्य एजेंसियों के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, लेकिन अब तक किसी भी आतंकी को पकड़ा नहीं गया है। बता दें कि इससे पहले आतंकियों ने बुधवार को कुलगाम जिले के स्थानीय सतीश सिंह की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर हमले गत 2 सप्ताह में बढ़ाए हैं। इस मामले पर पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सरपंच की हत्या के मामले में कानून के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये भी बताया कि मामले की जांच आगे बढ़ रही है और अधिकारी इस आतंकी अपराध की परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राजनीतिक पार्टियों ने इस हत्या की निंदा की है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, मैं सरपंच मंजूर अहमद बांगरू पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस घृणित कृत्य करने के दोषियों को दंडित किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं शोक की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, एक और टारगेटेड किलिंग, एक और परिवार इस शाम शोक मना रहा है। ये खत्म नहीं होने वाला, हिंसा का चक्र दिल को तोड़ने वाला है। मेरी संवेदनाएं मंजूर बांगरू के परिवार के साथ है। इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है और जिस तरह से आतंकी आम जनता को टारगेट बना रहे हैं उसकी निंदा की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि घाटी में आतंकियों की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह भी डर का जो साया है वो यूं ही मुकम्मल रहना चाहिए, यूं ही डर का साया बना रहना चाहिए, ताकि लोग भय में जिए, डर का माहौल रहे। और आतंकियों ने बीते दिन सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी और इसी बीच लोगों में अब डर है। तो कश्मीर घाटी में बीती शाम आतंकवादियों की ये कायराना हरकत सामने आई है, जहां पर एक सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान ले जाते समय उसकी मौत हो गई। और ये भी बता दें कि गत 2 सप्ताह में इस तरह की आतंकी गतिविधियां घाटी में बढ़ी हैं, जिसकी वजह से आम जन अब काफी ज्यादा परेशान है, डरा हुआ है, क्योंकि न सिर्फ सुरक्षा बलों प्रशासन को अपना निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि आम जनता को भी अपना निशाना बनाया जा रहा है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जहां पर सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने राजौरी में आईईडी बरामद किया है, जिसके बाद प्रदेश को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। राजौरी के एसएसपी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने राजौरी गुरदान रोड पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद कर एक आतंकी साजिश को विफल कर दिया है, जिसके बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदान रोड पर एक गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने एसओजी और सेना की टीमों ने आज सुबह क्षेत्र में एक संयुक्त रूप से घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस और सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उन्हें राजौरी में सड़क के किनारे एक संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली, जो आईईडी निकली। बाद में पुलिस के बम दस्ते ने इसे अपने कब्जे में लेकर एक नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से इसे नष्ट कर दिया। एसएसपी राजौरी ने बताया कि इस मामले में अभी जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बारे में एक सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदान रोड पर गुरदान चावा गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस और सेना की टीमों ने शनिवार सुबह इलाके में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आईईडी बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की सक्रियता, अलर्टनेस से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस मामले में अब आगे की जांच कर रही है।
इस पर ज्यादा बातचीत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता साहब हैं हमारे साथ। दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। जय हिंद। दत्ता साहब, राजौरी से एक आईईडी बरामद हुआ है, हालांकि इसे नष्ट कर दिया गया है, लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि प्रदेश में इस तरह की आतंकी गतिविधियां चल रही हैं और एक बड़े विस्फोट की फिराक में थे आतंकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो दहशतगर्द होते हैं या आतंकी जो होते हैं वो इस फिराक में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है वो ऐसी सनसनीखेज खबरों पे रहती है। और क्योंकि उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो उनसे हमेशा ये गुहार करते हैं कि आप कोई ऐसी वारदात कीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस पे या आम आवाम पे जिससे वहाँ की लोगों में दहशत फैले। और इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसी के बेसिस पे उनको फंडिंग वहां प्रदान की जाती है पाकिस्तान में। जी, लेकिन दत्ता साहब, आपको नहीं लगता कि अब घाटी में जिस तरह का माहौल बनाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम नागरिकों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। बीते कल एक सरपंच की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, आज इस तरह का एक्सप्लोजिव बरामद होना। हाँ देखिए, जिस तरह का सिक्योरिटी ग्रिड है और जिस तरह की सघन चेकिंग हो रही है उसमें आतंकवाद की कमर तो तकरीबन टूट चुकी है। लेकिन ये लोग क्योंकि उसी उसमें रहते हैं, ये उसी आवाम के साथ रहते हैं, उन्हीं ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, वहीं के जो स्लीपर सेल्स है वो उनको पनाह देते हैं, चाहे वो डर की वजह से हो चाहे वो कोई लालच की वजह से हो। तो क्योंकि लोकल पॉपुलेशन से इनको अलग करना पाना बड़ा मुश्किल होता है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई जो सिविलियन सिटीजन्स हैं या जो और जो बाशिंदे हैं उनको नुकसान न पहुंचे। इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा आक्रामक रूप नहीं लेती हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहीं कोलेटरल डैमेज में उनका नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए वो फूंक फूंक के और बड़े आराम से और बड़े सर्टेन और श्योर तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जी, और ये तो अलर्टनेस ही कहेंगे कि सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट और चौकन्ना था, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर मिली और एकदम तैनाती की गई और इस आईईडी को बरामद किया गया, अगर एहतियात ना बरती जाती तो कोई बड़ा हादसा दत्ता साहब हो सकता था यहाँ पर। हाँ क्यों नहीं, देखिए आईईडी बड़ा ही खतरनाक एक मतलब एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है, और ये डिपेंड करता है कि भाई उसकी कितनी मात्रा है या कितना उसमें टीएनटी कंटेंट है। और ये कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे रोड के किनारे पे लगाया जाए या कहीं भी किसी तरह इसको लगा के इस्तेमाल किया जाता है। और इसको डेटोनेट करने के अब कई नए नए तरीके हैं और नायाब तरीके इन्होंने दहशतगर्दों ने निकाल लिए हैं। वो कई बार दूर से उसको डेटोनेट कर देते हैं, कई बार प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वगैरह लगा देते हैं, तो इस तरह से इनको डेटोनेट किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन की सक्रियता से एक बड़ा हादसा होते होते जम्मू कश्मीर में बच गया है, क्योंकि जिस तरह से ये आईईडी लगाया गया था उससे ये तो साफ था कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को दहलाने की ये जो आतंकी साजिश है उसे कामयाब होने नहीं दिया गया है। सुरक्षा बलों और पुलिस को इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। तो राजौरी में आईईडी था जहां पर से इसे बरामद किया गया और इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है। इस आईईडी को अब नष्ट कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर चल रही राजनीति अब अपने चरम पर आ पहुंची है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लाउडस्पीकर अजान विवाद पर
टिप्पणी करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताया है। दरअसल संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद पर बात करते हुए पहले बीजेपी ने पर हमला बोला, फिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि जो काम उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने किया है, वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए करवाना चाहती है। संजय राउत के इस बयान के बाद सामना कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए दिखे। इस पोस्टर में लिखा, आपने किसको ओवैसी बताया? संजय राउत, आप अपना लाउडस्पीकर बंद करें। वहीं जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर एमएनएस ने लगाया है या किसी और ने, इसकी पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं आज हनुमान जयंती के मौके पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुणे शहर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। इसे लेकर मनसे ने एक पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें लोगों से महाआरती में शामिल होने के लिए कहा गया। बढ़ते आगे, देश के 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। रुझानों के बाद दोपहर तक प्रत्याशियों के हार जीत को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट, बालीगंज विधानसभा सीट के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार के एक विधानसभा सीट इसमें शामिल है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। पहले राउंड के बाद टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल पीछे हैं। कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव को 5,515, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सत्यजीत कदम को 2,513 वोट मिले हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की गिनती जारी है। पहले राउंड की गिनती के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव आगे चल रही है। जयश्री को 4,856, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सत्यजीत कदम को 2,719 वोट मिले हैं। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी आगे चल रही हैं। बेबी कुमारी को 2,998, जबकि राजद के प्रत्याशी को 2,453 और वीआईपी के प्रत्याशी को 984 वोट मिले हैं। तो अभी तक का अपडेट आपको बता दें कि बालीगंज में 10वें राउंड के बाद बाबुल 60,872 वोट से आगे हैं। 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद बाबुल सुप्रियो को 28,635, सीपीआईएम प्रत्याशी को 20,763, कांग्रेस प्रत्याशी को 4,092 और बीजेपी प्रत्याशी को 3,621 वोट मिले हैं। कोल्हापुर की अगर बात की जाए तो 12वें राउंड की गिनती के बाद यहां कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव को 9,225 वोट में वो लीड कर रहे हैं। 12वें राउंड में जयश्री जाधव को 3,946 और बीजेपी प्रत्याशी सत्यजीत कदम को 2,908 वोट मिले हैं। आसनसोल से अगर हम बात करें तो टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी समेत अन्य प्रत्याशियों से 25,112 वोट से आगे हैं। बालीगंज विधानसभा सीट पर बाबुल सुप्रियो लीड बनाए हुए हैं। 9वें राउंड की काउंटिंग के बाद बाबुल सुप्रियो 8,917 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगातार गिनती जारी है। देश भर में अब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। बताते चलें कि दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि अलर्ट पर रहे सभी अस्पताल। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से बेहतर किया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। जरूरत पड़ने पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग भी कराया जाएगा। सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज के सिद्धांत पर काम कर रही है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है वो टीकाकरण कराएं या फिर पहला डोज ले चुके हैं, सेकेंड डोज अभी नहीं लिया है तो वो भी आप जल्द से जल्द लें।
और वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान आज राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करेंगे। बताते चले कि 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। आप सरकार का 1 महीना पूरा होने पर सीएम मान आज इसकी घोषणा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर बीते मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। बताते चले कि विधानसभा चुनाव में आपकी प्रचंड जीत में 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के वादे का बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा हर महिला को 1000 रुपए देने की घोषणा ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले महीने में सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने संबंधी जो काम शुरू किए उसका असर निचले स्तर पर दिखने लगा है। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र ने बीते कल में अहमदाबाद शहर के खोखरा क्षेत्र में 39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहे अनुपम ब्रिज का दौरा किया। बता दें कि सीएम भूपेंद्र ने खुद अनुपम ब्रिज के चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने यह भी दावा किया कि जून तक नागरिक इस पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे। मुंबई के माटुंगा स्टेशन पर बीती देर रात 11,005 यानी 11005 दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये जानकारी मध्य रेल के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना ट्रेन के दादर टर्मिनल से पुडुचेरी के लिए रवाना होने के बाद रात करीब 9:45 बजे हुई। इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सेंट्रल रेलवे मुंबई के CPRO शिवाजी M सुतार ने बताया कि कुछ ट्रेन स्लो की गई हैं। रेलवे CP कैसर खालिद ने मौके पर पहुंचकर बताया कि सभी यात्री सुरक्षित है। देखिए, इसमें जो ट्रेन है 11005 दादर से पुडुचेरी जाने वाली ट्रेन लगभग 9:45 के आसपास इसके 3 कोचेज जो है माटुंगा स्टेशन के पास डिरेल होने की जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन इसमें जो है किसी भी प्रकार की हताहत नहीं है, कोई इंजरी नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं है। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली जो एडजेसेंट लाइन का जो ट्रैफिक है हमने इमीडिएटली सेफ्टी रीजंस के लिए जो है सस्पेंड कर दिया था। लेकिन 10:45 को जो है स्लो लाइन का ट्रैफिक जो है हमने रिस्टोर कर दिया है। अभी स्लो लाइन पर जो है हमारी सबअर्बन ट्रेनें चल रही है। जो ट्रेन डिरेल हुई है वो फास्ट ट्रैक पर है, तो अभी फास्ट ट्रैक का ट्रैफिक जो है बाधित है। इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो 3 कोचेस डिरेल हुए उसे जल्दी से जल्दी हम रिस्टोर करें, रिरेल करें और फास्ट लाइन का जो ट्रैफिक है हम जो है जल्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।